हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है द पीसीएस ब्लूप्रिंट चैनल में। तो हम अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने यूपी पीसीएस पे उसमें 4 सब्जेक्ट बताए हुए थे। कौन से 4 सब्जेक्ट जिनका जो है एग्जाम में जो है वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है और 65 से 70 क्वेश्चन, ठीक है, इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आ जाते हैं। तो 4 सब्जेक्ट मैंने एक ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और इन्वायरमेंट, इन 4 सब्जेक्ट के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट इसलिए मैंने बताया था कि ये 4 सब्जेक्ट, पहला तो इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और दूसरा ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट होते हैं बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले, ठीक है। जैसे बाकी सब्जेक्ट से हम अगर कंपेयर करें तो हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री काफ़ी वास्ट और काफ़ी फैक्चुअल डेटा होते हैं, उसको याद करना और रिकॉल करना एग्जाम में काफ़ी टफ हो जाता है, ठीक है। सेम यही हाल है इकोनॉमी का, ठीक है। अगर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट वाले पार्ट आते हैं तो ईजिली हो जाते हैं। अगर बुक वगैरह पूछ लिया या स्कीम्स बहुत कभी कभी पूछ ली जैसे 2024 में, तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाते हैं उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक। तो इसलिए मैंने 4 सब्जेक्ट की बात की थी। इन चारों सब्जेक्ट का अच्छी बात यही है कि काफ़ी इजी हैं और इनको इजीली याद किया जा सकता है और हमारी एक्यूरेसी जो है 85 to 90% इन 4 सब्जेक्ट में हो सकती है, जो सोर्स मैंने बताए थे, ठीक है, अगर उससे आप तैयारी कर रहे हैं तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे एनसीईआरटी सीरीज, जो मैं बोला था पिछली वीडियो में कि एनसीईआरटी सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और दूसरा डेली टारगेट, ठीक है। डेली टारगेट जैसे मैंने आरओ के लिए किया हुआ था वैसे ही यूपी पीसीएस के लिए भी 10 अगस्त से डेली टारगेट स्टार्ट करूंगा मैं। अगर आपको ज्वाइन करना है उसको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे मैसेज कर दीजिए तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। वो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर टेलीग्राम के मैंने कैसे आरओ के लिए जो है वो डेली टारगेट जो है 2 महीने पूरा जब तक एग्जाम नहीं हुआ था काफ़ी अच्छे से हुआ था और काफ़ी अच्छा उसमें लोग किए भी थे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी सीरीज में। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग पहली बात करेंगे ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी में जो मैंने सोर्स लिखे हुए हैं, पहला एक तो एनसीईआरटी, उसमें मैंने लिखा हुआ है स्पेसिफिक चैप्टर, तो आज हम लोग कौन सा स्पेसिफिक चैप्टर है इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा इसका सोर्स है नोट्स मेरे, ठीक है। नोट्स में क्या है कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप बार बार किताब से नहीं पढ़ सकते, वो सारी चीज़ें जो है नोट्स में वो एक जगह इकट्ठी की गई हैं और आप लोग देखेंगे तो हर साल जो है मतलब इसमें से नोट्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ठीक है। और तीसरा घटना चक्र पूर्वावलोकन, ठीक है। पूर्वावलोकन करना मस्ट ही है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और मैं यहाँ पे घटना चक्र कराने नहीं बैठूंगा, एक सवाल मैं करा रहा हूँ फिर आप उसको देख रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आपको जाके घटना चक्र से सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। जब आप खुद सॉल्व करेंगे तब आपको ज्यादा आइडिया लगेगा आप कहाँ पे कौन सी चीजें बोल रहे हैं और कौन सी चीजें आपको याद है, ठीक। तो हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे आज। और ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में देखेंगे कि एनसीईआरटी से 2023 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, पीसीएस प्री का, उसमें एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2024 में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसमें तो आए ही हुए हैं, वो तो ज्यादा ही कॉन्सेप्चुअल आ गया था इस बार। तो वो मैं 2023 फिर 2024 का भी अगर टाइम मिलेगा तो 2024 का भी दिखा दूंगा, ठीक। फिलहाल 2023 की बात करेंगे कि एनसीईआरटी से जो है वो कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और कहाँ से कैसे कौन सी लाइन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहली बात करें क्वेश्चन की 54, ये 2023 जो पीसीएस प्री का पेपर हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें सर्सन दिया हुआ है द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून और एक रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन था। अब आप देखेंगे कि इसको एनसीईआरटी से कैसे सेम एग्जैक्ट लाइन, ठीक है, एग्जैक्ट लाइन उठाया हुआ है, तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द दिस सीजन, ठीक है। सेम यहाँ पे भी वही, और उसका जो रीजन है वो यहाँ पे रीजन दो स्टेटमेंट लिया था रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, तो वहां से ये 2 स्टेटमेंट आप देखेंगे कि सेम यही डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में आया हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी जरूरी है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में नहीं, इंग्लिश में है, हिंदी वाली एनसीईआरटी आप उठाएंगे तो यही सेम लाइन भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आया हुआ दिखेगा, ठीक, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सेम चीजें क्वेश्चन में आती हैं, बस उसका ट्रांसलेशन होता है और कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होगा भाई, बस लैंग्वेज चेंज होती है, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप इसको रट के चले गए हैं, ठीक है, ये लाइन आपने रट ली, ये लाइन आपने रट ली। क्लाइमेट चैप्टर है 10 से 15 पेज में दिया हुआ है, आप इतना रट के चले जाओगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और फिर एनसीईआरटी आप पढ़े रहेंगे तो जब लाइंस जो है सेम वहीं पे आपको एग्जाम में दिखेंगे तो रिकॉल करना आपको इजी हो जाएगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के चांस जो है 95% तक हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप वहाँ पे कोई सिली मिस्टेक नहीं करते हैं तो, ठीक। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन बात करें, एक क्वेश्चन ये आया था कि अल नीनो जो है
वो उससे दो स्टेटमेंट दिए हुए थे। एक अनलिनो दिया था पेरू कोस्ट पे वार्म करंट होती है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ था 10% इंक्रीज हो जाता है, प्लैंकटन में जो है इंक्रीज हो जाते हैं। फिर से सेम इंडियन ज्योग्राफी की जो 11th है इंडियन ज्योग्राफी, उसका जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है उसमें सेम वही लाइन लिखी हुई है जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ठीक है, ऐसे 2022 में भी आए हुए हैं, 2024 में भी आए हुए हैं। ठीक है, 2022 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और 2024 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, और आरओ का जो अभी 11 फरवरी वाला जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें भी अगर आप देखेंगे जाके तो क्वेश्चन मिलेंगे आपको, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ठीक, अब ये जैसे ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं एनसीईआरटी का कि मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव रेनफॉल इन द विंटर सीजन। आप 11 फरवरी जो आरओ पेपर कैंसिल हुआ है उसमें जाकर देखेंगे तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और रीजन में ये दिया हुआ था, असरसन रीजन का क्वेश्चन था और पहला असरसन में ये था, रीजन में ये दिया हुआ था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल पीसीएस में, अगर 11 फरवरी वाला पेपर देखें तो आरओ में भी आता है, पीसीएस में तो आता ही आता है। अब जैसे ये क्वेश्चन था व्हाट कॉज्ड विंड डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये आप देखेंगे तो एनसीईआरटी जो फिजिकल ज्योग्राफी वाली है 11th की, उसमें आपको हर जगह ये लिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने उसको यहाँ पे लगाया नहीं क्योंकि कोई जरूरत नहीं लगाने की, उसकी स्क्रीनशॉट आपको मिल ही जाएगा हर जगह। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये सॉइल का क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, हम लोग सॉइल में पता नहीं कहाँ से कौन सा डेटा रट के जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और लाइंस जो है अगर एनसीईआरटी की याद रहेंगी तो फैक्ट याद करना, फैक्ट जो है पहले तो कम हो जाएंगे। ठीक है, और रिकॉल जो है वो ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन देखेंगे ये लेटराइट सॉइल के बारे में पूछा हुआ था। पूछा है कि डेवलप्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, सेम लाइन डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। अब कोई ये नहीं कह देगा सर यहाँ डेवलप लिखा हुआ है, यहाँ डेवलप्ड लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, ग्रामर नाम की कोई चीज होती है तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाता है। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ है इट इज पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है आयरन ऑक्साइड एंड पोटाश आर एक्सेस। ठीक है, सेम यहीं पे सेकंड स्टेटमेंट और यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट और दो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बना दिया है क्वेश्चन। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि कहीं और लिखा ही नहीं हुआ है लेटराइट सॉइल के बारे में, या आप यही पढ़ोगे तभी यहाँ से आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये चीज पढ़ के जाएंगे तो बार बार इसको रिवाइज करके जाएंगे, चांसेस ज्यादा रहेंगे कि आपको फैक्ट्स कम एक तो रहेंगे और बार बार जिसको आप पढ़ेंगे तो याद रहेंगी चीजें। और जब सेम लाइन रिपीट करता है तो आपको याद आती है, हाँ मैंने ये चीज वहां पे पढ़ी हुई थी, इस साइड पेज में लिखा हुआ था, इस नंबर पे था। ठीक है, ये इतना बार बार जब रिवीजन करते हैं आप मल्टीपल रिवीजन एक सोर्स का, तो ये चीजें आपको वहाँ पे रिकॉलिंग में हेल्प करती हैं और ऐसे ही क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और देखें। अब ये बेंगोला करंट इज अ कोल्ड करंट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। अब फिर वही बात, बेंगोला करंट कहीं ऐसा नहीं और कहीं लिखा ही नहीं है, लिखा हर जगह है, लेकिन अगर आपको ये जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है इससे आप करके जाओगे तो इसमें आप देखो ओशियन वाइज दिया हुआ है कौन सा करंट कहाँ पे है, ये अटलांटिक ओशियन में कौन सी करंट है, ठीक है, साउथ अटलांटिक में कौन सी है, इंडियन ओशियन में कौन सी है, पैसिफिक ओशियन में कौन है। तो इतनी करंट, और अगर आप यहाँ पे मैपिंग करके जाओगे अच्छे से तो वहाँ पे रिकॉल करने में ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो सही कर देंगे। उसके बाद फिर इसका सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ था टाइड से रिलेटेड। ठीक है, टाइड से रिलेटेड भी सेम एनसीईआरटी से क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन द सन द मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन द हाइट ऑफ हायर। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया था स्मॉल टाइड। ठीक, ऐसे ये आप जब ओशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें जो सैलिनिटी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो ये लाइन आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, अब ये तो कॉन्सेप्ट है, ये आप जब पूरा टाइड चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कब कब आती है टाइड्स। ठीक है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन है। अब इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है हर जगह। अभी जो आरओ का पेपर हुआ है 27 जुलाई को, उसमें ये पूछा गया था नॉर्वेस्टर। ठीक है, और ये ऐसे पीसीएस में कई बार पूछा गया है। अभी 2024 में कॉलम मैचिंग दिया हुआ था, चारों नाम दे दिया था और कॉलम मैच कराने को दिया हुआ था 2024 का पेपर अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये इसका मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं लगा क्योंकि कई जगह आया वो, तो आप कम से कम ये जानो कि ये चीजें आई हुई हैं। ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद एनसीईआरटी में जो ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम में आप देखेंगे सतलुज ओरिजिनेट्स इन राकस्ताल नियर मानसरोवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ तिब्बत वेयर इट इज नोन एज ये। ठीक है, अब ये आरओ का क्वेश्चन है, अभी 27 जुलाई को जो हुआ था। ठीक है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये कहीं और नहीं लिखा होगा, लेकिन जब जिस एक काम से, जो पतली सी किताब है जिसमें मुश्किल से 70 पेज हैं, जब उससे काम हो जा रहा है तो इधर उधर भटकने की क्यों जरूरत है। आप अगर इसको एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, 5 बार पढ़ोगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी कि एनसीईआरटी में वहां पे दिया हुआ है, और वहां पे दिखते ही ये लाइन आप तुरंत टिक करके आ जाओगे, हाँ सतलुज रिवर होगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जो है वो मस्ट है करके जाना। ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप एक बार फैक्ट रट रहे हो, ठीक है, उसके बाद एग्जाम में गए तो कॉन्सेप्ट आ गया,
आप कॉन्सेप्ट पढ़ के गए, आप एग्जाम में गए तो फैक्ट पूछ लिया, तो ये इस चक्कर में ना पढ़िए कि एक बार फैक्ट पढ़ के जा रहे हैं, एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है वो आप ज्योग्राफी से पढ़िए, और जो फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है, वो आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो लूसेंट से पढ़िए, नहीं तो घटना चक्र पूर्वावलोकन कर रहे हैं उससे करिए, या नोट्स जो मैंने दिए हुए हैं उससे रिवाइज करिए। नोट्स आप देखेंगे टेलीग्राम पे जाके, इतना अच्छा नोट्स है ज्योग्राफी का, उससे बाहर आपको कभी क्वेश्चन दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे कि आप वहाँ पे कैसे भी एलिमिनेट करके, कैसे भी करके आप वहाँ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी जो है वो आपको एकदम मस्ट है पीसीएस के लिए करना, क्योंकि डायरेक्ट जो है लाइन टू लाइन जो है सवाल पूछे जाते हैं। ये मैंने केवल 2023 के दिखाए हैं, और 2023 में 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है, 6-7 सवाल जो हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हुए हैं। और यही सवाल जो है ना, कॉन्सेप्चुअल वाले जो सवाल आते हैं, यही लोग ज्यादा गलत करते हैं, ठीक है। अगर आप ये सही कर ले जा रहे हैं तो आप अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है एनसीईआरटी ज्योग्राफी से, तो आप आराम से 18 से 19 सवाल जो है वो सही करके आ जाएंगे, क्योंकि फैक्चुअल चीजें तो हर बार वही आती हैं, वही पहाड़ पूछेगा, वही नदी पूछेगा, और कॉन्सेप्ट में जो है वो थोड़ा हेर फेर कर सकता है। तो आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप ये सवाल जो है इजीली जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी सीरीज जो है ज्योग्राफी की मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। एनसीईआरटी में हम लोग सबसे पहले जो है इंडियन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ, इंडियन ज्योग्राफी में क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक, और दूसरा सॉइल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। जो ड्रेनेज सिस्टम और फिजिकल ज्योग्राफी जो दिया हुआ है वो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, तो उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो फैक्चुअल चीजें हैं, इसमें ऐसा कोई कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। और फैक्चुअल चीजें आपको यूट्यूब पे हर कोई पढ़ाता हुआ मिल जाएगा, हर जगह जो चीज लिखी हुई वही हैंड रिटन लिख के और आके यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, उसको देखने कोई मतलब नहीं। आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो क्या याद करने के लिए कि एंडेज माउंटेन कहाँ पे है, ठीक है, कोई मैपिंग से करा रहा है तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा, आपको चाहते हैं कि मैं मैपिंग से करवा दूं याद चीजें, तो मैपिंग भी करवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी का कोई नाम नहीं लिया तो एनसीईआरटी करना मस्ट है। और इसमें मैंने बता दिया कौन कौन से चैप्टर है। जो फिजिकल ज्योग्राफी वाला है उसमें भी हम लोग वही वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ेंगे, और ओशियनोलॉजी जो दी हुई है, ठीक है, ओशियनोलॉजी, ठीक है। और अर्थक्वेक के कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं मैंने पहले से पढ़ा के रखे हुए हैं। आप जो आईपीएल सीरीज है प्लेलिस्ट देखेंगे, आप उसमें देखेंगे तो मैंने अर्थक्वेक वाले जो वीडियो हैं उस पर बता दिए हैं अर्थक्वेक का, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे समझाया हुआ है, ठीक। तो उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डेली टारगेट ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि हम लोग कैसे डेली टारगेट करते थे आरओ के लिए, ठीक है। तो हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, कल या परसों से मैं एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। और हम लोग सबसे पहले 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें जो ओशियन वाला चैप्टर है, ठीक है, ओशियनोलॉजी, सबसे पहले हम ओशियनोलॉजी करेंगे। उसमें सैलिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ओशियन करंट का कॉन्सेप्ट है, और जो थर्मोक्लाइन वगैरह है इनके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। और टाइड्स और ये करंट, ओशियन करंट जो है इसके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।